है कि इस तरह की मांग को नेगेटिव अर्थों में क्यों माना जाता है। मेरा कहना यह है कि अन्याय, अत्याचार, शोषण और उपेक्षा अलगाव पैदा करती है, जो अंततः पृथक प्रदेश और अंततः पृथक राष्ट्र की मांग के रूप में घटित होती है। आदिवासियों के साथ जिस तरह का अत्याचार, अन्याय इस देश में होता रहा पिछले 10 सालों से, तो मान ही लो, उसने इस तरह की मांग को बलवती किया है। मेरा कहना यह है कि ये मांग नई मांग नहीं है। असल में द्रविड़ शब्द है भील। भील शब्द द्रविड़ भाषा से आता है। उससे भी पहले हिमाचल प्रदेश का नाम जिस हिमाचल राजा के नाम पर बना है, उस हिमाचल की पुत्री थी पार्वती, शिव की पत्नी। तो भील शब्द और भील जो जनजाति है वो इतनी प्राचीन। दूसरा, अभी साहब ने बहुत अच्छा जलियांवाला का उदाहरण दिया, जलियांवाला बाग का। और उसी समय 1913 में ही 17 नवंबर 1913 को मानकर में ये मांग उठी थी सबसे पहले। इसीलिए अभी जो मानकर को ये तीर्थ मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि मानकर में अंग्रेजों की सरकार के समय 1913 में पृथक भील प्रदेश की मांग उठी थी, पृथक भील राष्ट्र की मांग उठी थी, और गोविंद गुरु उसका नेतृत्व कर रहे थे। और वहां पर अंग्रेजों ने बहुत बड़ा नरसंहार किया था। इतिहास में दर्ज है मानकर नरसंहार के रूप में। तो इस तरह से ये मांग कोई नई नहीं है। और जिस तरह का हमने छत्तीसगढ़ अलग बनाया, झारखंड अलग बनाया, पूरा त्रिपुरा अलग है, मणिपुर अलग है, मतलब छठी अनुसूची की पूरी सूची आदिवासियों की ही है। और संविधान निर्माताओं ने आज की जो ये मांग है, ये जो 1913 की जो मांग थी, इसको ध्यान में रखते हुए ही ये तय किया था कि हम 5वीं अनुसूची बनाते हैं। 5वीं अनुसूची का पालन नहीं हो पा रहा। 5वीं अनुसूची असल में है क्या? राय साहब मुझे 2 मिनट का समय देंगे। 5वीं अनुसूची असल में है क्या? 5वीं अनुसूची ये कहती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये तय करेंगे कि जिन भी हिस्सों में, जिन भी जिलों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा होगी, वहां पर आदिवासियों का नियंत्रण हो, इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी। आज भी जो हम भारत की संसद में या विधानसभा में जो विधान पारित करते हैं, जो एक्ट बनाते हैं, वो एक्ट आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता। सिर्फ वही हिस्सा लागू होता है जिसको पृथक से राष्ट्रपति या राज्यपाल नोटिफाई कर देते हैं। आदिवासियों का विषय संविधान में बहुत 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 सुपरिभाषित है। दूसरा, जहां तक हिंदू न होने का सवाल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हिंदू विवाह अधिनियम में लिखा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जब हमारे कानून में लिखा है आदिवासी हिंदू नहीं है, इसी बात को उन्होंने कह दिया, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों को हमने संविधान में 5वीं अनुसूची के लाभ दिए हुए थे, जिसे सरकारों ने लागू नहीं किया। और ये हमारे संविधान निर्माताओं ने 5वीं अनुसूची इसीलिए बनाई थी क्योंकि उन्हें पता था कि आदिवासियों के साथ जिस तरह की उपेक्षा का व्यवहार इस बीते 5000 वर्षों में हिंदुस्तान में होता रहा, वो यदि लगातार जारी रहा तो वो वक्त नहीं जब ये अलगाव पैदा कर देंगे, जब ये पृथक होने लगेंगे। इसीलिए आप लोगों को याद होगा, हम चारों ही उस पीढ़ी के लोग हैं जिनने आज से 20 साल पहले दूरदर्शन आता हुआ देखा था। उसमें हर दूसरे घंटे पर एक गाना आता था, हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं, जाति पाति क्या था वो एक पूरा गाना। तो हमारी सरकारों ने इस तरह का प्लान किया था कि कोई भी भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर अपने आप को देश से पृथक न माने। इसलिए इस तरह के प्रचार प्रसार होते थे, हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे। तो पूरे देश को एक रखने की कोशिश बीते 50 सालों, आजादी के बाद 50 सालों तक होती रही। लेकिन बीते 12 सालों से, और बल्कि और मैं कहूं 1990 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और वैश्विक स्तर पर एक ध्रुवीय विश्व बना है, उसके बाद से जिस तरह से अलगाव होता जा रहा है, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग को सकारात्मक अर्थों में कहा जाने लगा है। मैं कह रहा हूं, खालिस्तान समर्थकों को आप आतंकवादी मान रहे हो और हिंदू राष्ट्र के समर्थकों को देशभक्त मान रहे हो, ये कैसे होगा?
एक ही तरह से एक ही कानून कैसे काम करेगा? हमारे यहाँ पर जब आदिवासियों को पेशाब पिलाई जाती हो, जब उनके चेहरे पर पेशाब कर दी जाती हो, उनको घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता हो, उनके लिए अपने कुओं से पानी नहीं भरने दिया गया हो, जब उनके शमशान घाटों पर उनको अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। अभी परसों की बात 13 जुलाई को मेरे गुना जिले में, जिस जिले में मैं रहता हूं, उसी में 13 जुलाई को एक आदिवासी को, जिसकी 14 जुलाई को शादी थी, दूल्हे को हाथ में मेहंदी लगी है, वो पुलिस की कस्टडी में लेके आते हैं और 14 जुलाई को उसकी डेथ हो जाती है। जिसकी जिसकी बारात निकलनी थी उसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, उसकी शव यात्रा निकालनी पड़ी। पुलिस ने आनंद फानंद में जाकर 6 गाड़ी ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो उसका भाई चाचा अभी भी अस्पताल में भर्ती है और मौत से जूझ रहा है। तो आदिवासियों पर अत्याचार, अन्याय इस देश में जितने हुए हैं और हो रहे हैं, वे तमाम सारे पृथक प्रदेश की मांग और अंततः पृथक राष्ट्र की मांग के रूप में घटित हो सकते हैं। इसलिए सरकारों को वार्निंग है, चेतावनी है कि वे अभी भी 5वीं अनुसूची तुरंत प्रभाव से लागू करें और इस तरह की किसी भी अलगाव को, किसी भी मांग को, जो कि अगर पृथक प्रदेश की मांग तो संविधान सम्मत है, मैं कह रहा हूं कि इस तरह की मांगों को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और पृथक प्रदेश बनाना फिलहाल संभव ना हो तो 5वीं अनुसूची तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए। जी 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 शशि सर, अपनी बात में कहा कि पृथक भील प्रदेश की मांग कोई नई नहीं है, इसलिए उसको ताजा चुनावों से जोड़कर देखे जाने से बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। और जैसा मैंने पिछली बार भी अपनी बात में कहा था कि बीते 10 सालों में, 20 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इस देश और इन प्रदेशों में बढ़ा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या राजस्थान हो, यहाँ पर तो मोदी जी के पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती रही ना, 90 के बाद से इनका प्रभाव बढ़ा है। तो तभी से लगातार धीरे धीरे आदिवासियों की उपेक्षा होती रही और उपेक्षा का बड़ा प्रमाण यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और पूरा संघ परिवार आदिवासियों को यहाँ का मूल निवासी होने के उनके दावे और क्लेम को ही नकारते हुए उन्हें आदिवासी की जगह वनवासी कहता है, जिसे अभी आपने भी जिक्र किया, राहुल गांधी ने उसे अंडरलाइन किया। राहुल गांधी चूंकि विपक्ष में नेता है, उनके अंडरलाइन करने से चीजें व्यापक कैनवास पे आती हैं, लेकिन आदिवासी खुद और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी जो जल जंगल जमीन की लड़ाई में आदिवासियों के साथ खड़े रहे हैं, हम भी इस बात को पहले से कहते रहे कि आदिवासी आदिकाल से यहाँ पर रहते हैं। आर्य बाद में आए, मुगल बाद में आए, अंग्रेज बाद में आए, आदिवासी तो पहले से हैं। ये पूरी की पूरी जमीन आदिवासियों की है, बाकी लोग तो बाहर से आकर यहाँ पर बसे। तो इस बस मूल बात को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ परिवार इसको कम करने के लिए इन्हें वनवासी कहकर कमतर आंकती रही। ये बड़ी चुनौती थी जिसने आदिवासियों को ये सोचने पे बाध्य किया कि हमें इस देश का निवासी माना ही नहीं जा रहा। दूसरा, एक तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि राय साहब, आपका मकान, संसद में एक एक्ट पास हो कि वो आज से आपका नहीं रहेगा, आपके दिल पर क्या गुजरेगी। आदिवासियों के साथ हुआ ये कि हमने एक फॉरेस्ट एक्ट बनाया और तय किया कि सारे के सारे जंगल सरकार के हुए। फिर हमने एक वाटर एक्ट बनाया, तय किया कि सारा का सारा पानी सरकार का हुआ। फिर हमने एक राजस्व एक्ट बनाया, रेवेन्यू एक्ट, और कहा कि सारी जमीन सरकार की हुई। तो धीरे धीरे कर जल वाटर पॉलिसी बनाकर, वाटर एक्ट बनाकर हमने उनसे छीन लिया, फॉरेस्ट एक्ट बनाकर उनसे जंगल छीन लिया और जमीन छीन ली उनसे रेवेन्यू एक्ट बनाकर। तो उनका जो मूल आधार था, जो मौलिक अधिकार था उनका जल जंगल जमीन का, उसको हमने एक्ट बनाकर वापस लिया है। तो हम क्या जाने, भारत में भी आया अपना राज, आज भी हम नंगे भूखे हैं, आज भी हम मोहताज। तो आदिवासियों की ये जो हालत है आज, वो इसी सरकार की, इन्हीं सरकारों की बदौलत है ना। और शिक्षा पर उन्होंने बात की, पिछली सरकारों ने, मैं कांग्रेस का मेंबर भी नहीं हूं, समर्थक भी नहीं हूं उस तरह से, लेकिन पिछली सरकारों ने आदिवासियों को वजीफे देकर, उनके लिए पृथक स्कूल बनाकर, अलग विभाग बनाकर, अलग फंड देकर, अलग पैसा एक्ट बनाकर, SC ST एक्ट बनाकर,
आदिवासी छात्रावास बनाकर उनको शिक्षा के लिए, उनको काम के लिए, उनको व्यवसाय के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, जिससे उनके अंदर की जो जो अलगाव की भावना जो हो सकती थी उसे 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 कम किया, उसे सबसाइड किया। लेकिन बीते 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकारों ने मिलकर आदिवासियों के साथ जो उपेक्षापूर्ण बर्ताव किया और उन पर समाज ने जो अत्याचार किए उसमें उनके साथ खड़ी नहीं हुई, वो सरकारें उनके साथ खड़ी नहीं हुई, इसने बहुत बड़ा अलगाव पैदा किया है। आज भी यदि 5वीं अनुसूची लागू नहीं की और पृथक प्रदेश की मांग को सही ढंग से एड्रेस नहीं किया तो एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी बगावत, बहुत बड़ी क्रांति की आशंका से इनकार नहीं किया जाए। जी जी शशि सर